हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल। तो दोस्तों, हमने अपने चैनल पर रेलवे एनटीपीसी की तैयारियां शुरू करवा दी हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसी की सीरीज में मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें जीके के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द उस वीडियो को देख लें और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ठीक है, और उसी का आज हम सेट 2 लेके आए हैं जीके के क्वेश्चंस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन सी उड़ीसा दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ? उड़ीसा में माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पंथ का ये जो मूल स्थान है ये उड़ीसा में माना जाता है। और इनका तांत्रिक योगिनी पंथ का एक मंदिर है जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में माना जाता है। एमपी में है। एमपी में है। ठीक है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा में है और इसका एक मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछे योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ पर है तब बताइएगा उड़ीसा, और पूछे योगिनी पंथ का, तांत्रिक योगिनी पंथ का मंदिर कहाँ पर है तब आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश बताएंगे, एमपी बताएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास या फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो जितने लोग जवाब यहाँ ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पौराणिक कथाओं के आधार पर ये कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के दौरान कूच बिहार के राजा संगलदीप ने किस पे? भूटान पर शासन एवं नियंत्रण किया था। यहाँ पर ठीक है, किस पर? भूटान पर शासन एवं नियंत्रण किया था। किसके अनुसार? पौराणिक कथाओं के अनुसार। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी पाल। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन सी परमार दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। कि कौन से राजा थे? 9वें राजा थे। ठीक है, अब परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, ठीक है, राज्य किया। याद रखिएगा, 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक। और कहाँ से शुरू किया? मालवा की राजधानी धारा नगरी से। कहाँ से? मालवा की राजधानी धारा नगरी से शुरू किया। तो ये याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी पांड या फिर ऑप्शन डी पल्लव। तो जितने लोग यहाँ जवाब पाल वंश दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सातवाहन, पांड्य और पल्लव ये जो तीनों थे ये दक्षिण भारत से संबंधित थे। ये किससे थे? दक्षिण भारत से संबंधित थे। लेकिन ये जो पाल वंश के राजा थे, पाल वंश राजवंश जो थे वो किससे? उत्तर भारत से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? उत्तर भारत से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि सातवाहन, पांड्य और पल्लव ये दक्षिण भारत से संबंधित थे, लेकिन जो पाल वंश राजवंश था वो किससे? उत्तर भारत से संबंधित है। किससे? उत्तर भारत से। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी केरल। तो जितने लोग जवाब यहाँ ऑप्शन सी असम दे रहे हैं
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य कौन से राज्य में मौजूद था? असम में। कामरूप असम राज्य का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? असम में। और कामरूप जो है वो असम का प्राचीन नाम है। कौन सा नाम है? पुराना नाम। असम का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कामरूप है। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप है। ठीक है। प्राचीन समय में असम राज्य प्राग ज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहलाता था। ठीक है। प्राचीन समय में असम को और किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, प्राग ज्योतिष नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? प्रयाग प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब क्या होता था? पूर्वी ज्योतिष का स्थान। क्या मतलब होता था? देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, पूर्वी ज्योतिष का स्थान, ये याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है। प्राचीन समय में असम को क्या प्राग ज्योतिष कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था पूर्वी ज्योतिष का स्थान। ठीक है। और कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ से मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ये भी याद रखिएगा कि कामरूप का सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ से मिलता है? समुद्रगुप्त के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी राजा सिम्हा, ऑप्शन सी करिकाल, या फिर ऑप्शन डी नंदी वर्मन। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन सी करिकाल दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है। करिकाल जो था वो प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है। और इसने कब तक? 190 ईस्वी तक शासन किया। कब तक? 190 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासन काल में पांड्य साम्राज्य व चेर वंश के शासक महत्वहीन हो गए थे। कौन 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 से वंश के शासक महत्वहीन हुए थे? तो याद रखिएगा, पांड्य साम्राज्य के, किसके? पांड्य साम्राज्य के और चेर वंश के जो शासक थे वो महत्वहीन हो गए थे। तो पूर्व चौल राजाओं के सबसे महान किसे माना जाता है? करिकाल को। इसने कब तक शासन किया? 190 ईस्वी तक शासन किया। और इसके शासनकाल में कौन से राजवंश महत्वहीन हो गए थे? तो पांड्य और चेर वंश के। ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? ऑप्शन ए करिकाल, ऑप्शन बी राजराज, ऑप्शन सी महेंद्रा, या फिर ऑप्शन डी विक्रमा। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन बी राजराज दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राजराज प्रथम। ठीक है। राजराज प्रथम जिनका शासनकाल कब से कब तक था? 985 से 1015 ईस्वी तक था। ठीक है। 985 से 1015 ईस्वी तक था। ठीक है। और ये किसके पुत्र थे? ये अरिमोली वर्मन परांतक द्वितीय के पुत्र थे। किसके? अरिमोलिन वर्मन परांतक द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है। अब परांतक द्वितीय के बाद चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठा। ये भी याद रखिएगा, परांतक द्वितीय के बाद ये पूछ सकता है आपके पेपर में कि परांतक द्वितीय के बाद कौन राजवंश के सिंहासन पर बैठा? तो याद रखिएगा, चोल वंश के लोग बैठे। कौन बैठे? चोल वंश के लोग। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन से चोल राजाओं ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजराज प्रथम ने, जिनका शासनकाल कब से था? 985 से 1015। ये किसके पुत्र थे? तो अरिमोली वर्मन परांतक द्वितीय के पुत्र थे। अब परांतक द्वितीय के बाद कौन सिंहासन पर बैठा? तो याद रखिएगा, चोल राजवंश। ठीक है। चोल राजवंश के लोगों ने सिंहासन पर बैठा। ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए जाफना, ऑप्शन बी पोलोन्नारुवा, ऑप्शन सी अनुराधापुरा, या फिर ऑप्शन डी कैंडी। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन डी सी अनुराधापुरा दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुरा थी। ठीक है। और क्या कहते हैं इसे बनाया किसने था? तो याद रखिएगा, राजराज प्रथम और सिंघल नरेश महिंद पंचम के बीच हुए युद्ध में
सिंघल नरेश के पराजित हो जाने पर चोल सेना ने अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया तथा सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर राजराज का अधिकार हो गया। और सिंघल पर अधिकार करने के बाद राजराज ने वहां पर एक प्रांत स्थापित किया। तो याद रखिएगा, तो श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुरम। ये किसने बनाया था? इसे सिंघल नरेश ने बनाया था। और बाद में जब राजराज और सिंघल नरेश के बीच में युद्ध हुआ, उसमें सिंघल नरेश की हार हो गई, जिससे राजराज प्रथम ने अनुराधापुरा को ध्वस्त कर दिया और वहां पर एक अपना प्रांत स्थापित किया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन डी तमिलनाडु दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। याद रखिएगा, बृहदीश्वर मंदिर जो है वो विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? राजेंद्र चोल प्रथम, कोलतुंग चोल तृतीय, राजराज चोल तृतीय, या फिर विक्रम चोल। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन ए राजेंद्र चोल प्रथम दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये किसके पुत्र थे? राजराज प्रथम। उनकी मृत्यु के बाद राजेंद्र प्रथम सम्राट बने। ठीक है, और उन्होंने 1017 में उसने पूरा श्रीलंका को जीत लिया। ये भी याद रखिएगा, उसने पूरे श्रीलंका को कब जीता? 1017 ईस्वी में जीता। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? राजराज प्रथम के पुत्र थे, और इन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजराज चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल, या फिर कोलुथुंगा चोल तृतीय। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन बी राजेंद्र चोल तृतीय दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय थे। ठीक है, ये चोल वंश के अंतिम शासक थे और उसने चोल शक्ति का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, उन्होंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? पहले की चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन बी बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो जितने लोग जवाब यहाँ ऑप्शन ए तमिलनाडु और केरल दे रहे हैं, पहले के चेर वंश ने किन राज्यों पर शासन किया? तो तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, केरल पर शासन किया। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। ये चेर राज्य स्थित कहाँ पे था? आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। ठीक है, और जिसके अंतर्गत क्या आता था? त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार का कुछ भाग आता था। याद रखिएगा, ये जो चेर राज्य था वो कहाँ पर स्थित था? आधुनिक केरल में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? तो याद रखिएगा, ये आधुनिक केरल में स्थित था, जिसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते थे? त्रावणकोर के भाग आते थे, कोचीन के तथा मालाबार के कुछ भाग आते थे। तो ये याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? कालिदास, तिरुवल्लुवर, कबीर, या फिर मीराबाई। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन बी तिरुवल्लुवर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये बताइए ये तिरुकुरल लिखा कौन सी भाषा में गया है? तो याद रखिएगा ये तमिल भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है?
तमिल भाषा में लिखी गई है, जिसमें किसका वर्णन किया गया है, नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। किसमें वो किसका वर्णन किया गया है, नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। तो तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की संकलनकर्ता कौन है, तिरुवल्लुवर है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया। किसका वर्णन किया गया है, तो नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है। कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है, रत्नावली, तिरुकुर्रल, रासतरंगिणी या फिर मेघदूत। तो जितने लोग जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी तिरुकुर्रल दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तिरुकुर्रल जो है वो तमिल भाषा में रची गई है। कौन सी भाषा में रची गई है, तमिल भाषा में रची गई है। बाकी रत्नावली, रासतरंगिणी, मेघदूत ये तीनों संस्कृत भाषा में रची गई है। और ये जो तमिल है वो किस में रची गई है, और सॉरी वो जो तिरुकुर्रल है वो तमिल भाषा में रची गई है, जिसमें किसका वर्णन किया जाता है, नीति शास्त्र का इसमें भी वर्णन होता है। और इसके अभी बताया मैंने किसका कि तिरुकुर्रल में किसका वर्णन होता है, नीति शास्त्र का वर्णन होता है। इसके रचयिता कौन है, अभी पहले के क्वेश्चन में आया था, किस कौन इसके रचयिता, तिरुवल्लुवर है। याद रखिएगा, तिरुकुर्रल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इसके रचयिता कौन है, तो तिरुवल्लुवर है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमारा 15 है, पल्लव राजवंश की कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, राजा राजा चोल, महेंद्र वर्मन प्रथम, राजसिम्हा या फिर विक्रमादित्य। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो कौन लिखते थे संस्कृत में, महेंद्र वर्मन प्रथम। ये किसके पुत्र थे, तो ये सिंह विष्णु के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, सिंह विष्णु के पुत्र थे। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो याद रखिएगा इन्होंने 600 से 630 तक शासन किया था। कब से कब तक, 600 से 630 तक शासन किया था। और ये पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक थे। ये महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो पल्लव वंश के महानतम शासकों में से एक थे। ठीक है, और क्या कहते हैं, पल्लव वंश की कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो महेंद्र वर्मन प्रथम किसके पुत्र थे, सिंह विष्णु के पुत्र थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 600 से 630 तक था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी है। ऑप्शन ए 1000 साल, ऑप्शन बी 5000 साल, ऑप्शन सी 30,000 साल या फिर ऑप्शन डी 300 साल। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन सी 30,000 साल दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भीमबेटका की गुफाएं 30,000 साल पुरानी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट के अनुसार ये स्थित कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं, ठीक, भीमबेटका नामक पहाड़ी पे जहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती है वहाँ पे 700 प्राचीन गुफाएं और भी पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा वहाँ पे 700 प्राचीन गुफाएं और पाई जाती हैं। भीमबेटका की पहाड़ी पे भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसके अलावा भी 700 प्राचीन गुफाएं और पाई जाती हैं। कितने साल पुरानी है भीमबेटका की गुफाएं, 30,000 साल। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वही क्वेश्चन है आ गया, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। अभी मैंने पहले उसमें इसका जवाब दिया कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो जितने लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं मध्य प्रदेश वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था, बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर कनिष्क ने। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सांची स्तूप किसने बनवाया था, ऑप्शन बी अशोक। ये जितने लोग जवाब ऑप्शन बी अशोक दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। सब विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने बनाया। और किसके मतलब किस लिए, ये किस लिए फेमस है सांची स्तूप, तो याद रखिएगा स्थापत्य कला के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, स्थापत्य कला के लिए फेमस है ये।
स्थापत्य कला के लिए फेमस है। जो सांची स्तूप है वो स्थापत्य कला के लिए फेमस है। बनवाया किसने था? अशोक ने बनाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पर स्थित है। ठीक है। और क्या कहते हैं, इस स्तूप का आरंभिक काल कब से था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से था। ये भी याद रखिएगा, कब से था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से था। ठीक है, हो गया क्लियर। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। और ये सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये इसका आरंभिक काल कब से था? 3री शताब्दी से था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में, सांची में, कोणार्क में, या फिर महाबलीपुरम में? तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन ए सारनाथ दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में। ये कौन सा? एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। कौन सा स्थल है? बौद्ध धार्मिक स्थल है। और ये भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने शिष्यों को अपना पहला उपदेश भी यहीं पर दिया था। ठीक है, सारनाथ में धमेक स्तूप में दिया था। ठीक है, धमेक स्तूप क्या है? एक बौद्ध धार्मिक स्थल है। कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, या फिर ऑप्शन डी चीन। तो जल्दी से बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन बी श्रीलंका दे रहे हैं, दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, और ये दंत अवशेष का मंदिर, या फिर इसको और क्या, श्री दालदा मलीगावा मंदिर, ठीक है, इसे ये भी बोला जाता है। और ये कहाँ, श्रीलंका में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा कैंडी में स्थित है। दांत का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कैंडी में स्थित है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? श्री दालदा मलीगावा मंदिर। किससे? श्री दालदा मलीगावा मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 है कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में? तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन सी मध्य प्रदेश दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और कहाँ पे मध्य प्रदेश में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा निर्मित कराए गए थे? तो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कराया गया था। चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ठीक है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? छतरपुर जिले में पाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए गए? चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख है, सबसे सर्वोत्तम है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? यूनानी शैली को, भूमिजा शैली को, वेशरा शैली को, या फिर नागर शैली को? ठीक है, तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन डी नागर शैली दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस प्रकार को उजागर करता है? तो नागर शैली को उजागर करता है। ठीक है, और खजुराहो मंदिर का काल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 950 से 1050 के बीच तक था। ठीक है, 950 से 1050 के बीच में था। ठीक है, और इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है, ये भी याद रखिएगा, नागर शैली या फिर शैली नागर है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, या फिर रानकपुर आदिनाथ मंदिर? तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा?
तो जितने लोग जवाब यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर दे रहे हैं, ऑप्शन ए दिलवाड़ा मंदिर, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में है, ठीक है, माउंट आबू में कहाँ, सिरोही में, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर, ठीक है, इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, विमल वासाही मंदिर, ठीक है। यहाँ प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। ये ऋषभ देव के टाइम से था, ठीक है, ऋषभ देव के टाइम से ये था। तो ये इससे याद रखिएगा कि विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का कौन सा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि कहाँ पे है, माउंट आबू में, माउंट आबू में कहा, सिरोही में, सिरोही, ये सब कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, शेषाद्री पर, नीलाद्री पर, नारायणाद्री पर, या फिर वेंकटाद्री पर। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन डी वेंकटाद्री दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तिरुमाला या फिर इसको तिरुमला भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये याद भी रखिए, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला का एक पहाड़ी है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, वेंकटाद्री पर स्थित है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा चित्तूर जिले में, ठीक है। कौन से जिले में, चित्तूर जिले में, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर किस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर किस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था, चोल वंश के शासन काल के दौरान, पल्लव वंश के शासन काल के दौरान, पांड्य वंश के शासन काल के दौरान, या फिर चेर वंश के। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पल्लव, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। और ये कैलाश मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। और ये कांचीपुरम कहाँ पे है, तो याद रखिएगा, ये कांचीपुरम कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और ये तमिलनाडु के पश्चिम दिशा में कांचीपुरम का सबसे प्राचीन और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों में से एक है। याद रखिएगा, कांचीपुरम शहर के पश्चिम दिशा में स्थित कांचीपुरम का ये सबसे प्राचीन और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली मंदिरों में से ये एक है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या फिर पंजाब में। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन ए तमिलनाडु, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के कौन से शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा मदुरै शहर में स्थित है। कौन से शहर में स्थित है, मदुरै शहर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में स्थित है, ठीक है। और इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी या फिर मीनाक्षी अम्मान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या फिर मीनाक्षी अम्मान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, पाल्क स्ट्रेट में, हिंद महासागर में, या फिर अरब महासागर में। तो जितने लोग जवाब यहाँ ऑप्शन डी अरब महासागर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अरब सागर में। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। एलिफेंटा मुंबई से 7 मील उत्तर पूर्व समुद्र में स्थित एक द्वीप है, ठीक है, अरब सागर में, ये वहीं पर स्थित है। कौन सा द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे
यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर को, ब्रह्मेश्वर मंदिर को, या फिर मुक्तेश्वर मंदिर को? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जितने लोगों का जवाब ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोणार्क मंदिर को यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। ठीक है, ये सूर्य देव का मंदिर है। ठीक है, ये किसका मंदिर है? कोणार्क मंदिर किसका है? याद रखिएगा, सूर्य देव का मंदिर भी, सूर्य का मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऐसे भी पूछ लेते। तो कहाँ पर है, कौन सा है? सूर्य कोणार्क मंदिर किसका मंदिर है? सूर्य देव का मंदिर है। ठीक है, आज कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही, इसी को क्या, ब्लैक पैगोडा इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा, ठीक है, सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है? ठीक है, सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है। संस्कृति, जातीयता, समुदाय, या फिर अवतरण? तो जितने लोग यहाँ जवाब ऑप्शन ए संस्कृत बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है? तो संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा, या फिर रजिया सुल्तान के द्वारा? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसको और किस नाम से, गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, दास वंश या फिर गुलाम वंश। ठीक है, कब से कब तक था कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक? तो यह शासन 1206 से 10। ठीक है, और ये किसका दास था? अच्छा, दास वंश या फिर गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का दास था। ठीक है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किसका, मोहम्मद गोरी का दास था, जिसके बाद इसने दास वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना की, जो कि कब से कब तक, 1206 से 1210 ईस्वी तक था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।